वजारत बराए अक़लियती उमूर अपनी स्कॉलरशिप के हवाले से इन दिनों सुर्खियों में है। वजारत पिछले 6 सालों में 4 करोड़ स्कॉलरशिप देने और बेहतर काम के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं अपोजिशन सरकार के दावों को गुमराह कुन करार दे रही है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को बीजेपी रुकने पार्लिमान राकेश सिन्हा के सवाल के जवाब में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जानकारी दी कि 6 सालों में 4 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी गई है और 9,223 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। इस मामले में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने कहा कि सरकार 6 सालों का डेटा देकर आवाम को गुमराह कर रही है, जबकि हुकूमत को मज़ीद पैसे खर्च करने चाहिए थे। यूपीए हुकूमत में हर साल 1 करोड़ के करीब स्कॉलरशिप दी जाने लगी थी। वज़ीर अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्लियामेंट को इत्तला दी है कि पिछले 6 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 4 करोड़ स्कॉलरशिप तकसीम किए गए हैं और 2019 और 20 में लगभग 67 लाख स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किए गए। वज़ीर मौसूफ का बयान गुमराहकुन है। 6 साल के दौरान में 4 करोड़ स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि यही एवरेज आता है कि सालाना 60 लाख तक होता है। ये स्कॉलरशिप की ज़रूरत और ज़्यादा है। जब यूपीए इक़्तिदार में थी उस वक्त भी हमारे जो स्कॉलरशिप हम सालाना देते थे, ये सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है, मजमूई फिगर का कोई मानना नहीं है। 4 करोड़ का कोई माना नहीं है, गुमराह कौन है। हर साल कितने लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है वो अहम है, ना कि ये क्यूमुलेटिव फिगर जो दे रहे हैं लोगों को मिसलीड करने के लिए। मुसलमानों की तालीमी ज़रूरत के मद्देनज़र ये स्कॉलरशिप नाकाफ़ी है। इसको ऊँट के मुंह में जीरे की मानंद कहा जा सकता है। हिंदुस्तान की तमाम रिपोर्ट्स इस तरफ साफ इशारा करती हैं कि मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल SC/ST से भी बदतर है। इनका लिटरेसी रेट मुल्क के लिटरेसी रेट से काफ़ी कम है और इनका हायर स्टडीज़ में GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो तो मुल्क के GER से तकरीबन आधा है। तो अगर मरकजी हुकूमत सीरियस है और सिर्फ ये आंकड़े छपवा के खुश होना नहीं चाहती तो उसको चाहिए कि वो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स बढ़ाए, इसका बजट बढ़ाए और जो हायर स्टडीज की स्कॉलरशिप्स हैं उनको सैचुरेशन लेवल तक लेके जाए। यानी कि जितने तलबा अप्लाई करें उन सबको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और ऐसा कई सूबों की हुकूमतें कर रही हैं और वो कामयाबी से उन्होंने अपने स्टेट के मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली की है। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो बजाय आंकड़े दिखा करके खुश हो, उसे जमीन पे काम करना चाहिए और मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है, तकरीबन 8 से 10 करोड़ मुस्लिम नौजवान स्कूल या कॉलेज गोइंग है और उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें स्कॉलरशिप की सख्त। झारखंड के वज़ीर पार्लिमानी उमूर आलमगीर आलम और कांग्रेस रुकन असम्बली डॉक्टर इरफान अंसारी ने अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप के ताल्लुक से मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के दावे को हकीकत के मुनाफी करार दिया। आलमगीर आलम ने कहा कि मीडिया में बयान देना आसान है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 10,000 अक़लियती तलबा को भी मरकज़ की स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिला। वाज़ेह है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने साल 2019-20 में झारखंड के 1 लाख से ज़्यादा अक़लियती तलबा को मरकज़ की स्कॉलरशिप से फ़ायदा पहुँचने का दावा किया था। आज भी माइनॉरिटी संस्थान से भी बात आता है, इन जनरल माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का भी बात आती है। सारे लोग तो कहते हैं, ढेर सारे लोग बच्चे जो हैं बोला अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो एक ब्यौरा भेज देना चाहिए कि भेज देना चाहिए कितने बच्चे को उन्होंने दिया और कितना पैसा भेजा है। सिर्फ मैंने प्रेस और मीडिया में बोलने से बात तो सही नहीं होती है। इसलिए चाहिए जो उन्होंने झारखंड में भेजा है तो कम से कम कल्याण विभाग को एक चिट्ठी उन्होंने भेज दी कि हमने इतना पैसा भेजे तो इतना उनको दिया गया। यूनाइटेड मिली फोरम झारखंड के जनरल सेक्रेटरी अफजल अनीस ने अक़लियती तलबा के लिए चलाए जा रहे मरकज़ की स्कॉलरशिप स्कीम को छलावा करार दिया।
उन्होंने वाज़ेह किया कि साल 2018 और 19 में भी इस स्कीम का रियासत के निस्फ फीसद भी अक़लियती तलबा को फ़ायदा नहीं हुआ था। 20 की मैं बात करूं तो 2019-20 में झारखंड अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई और सारे स्कूल कॉलेज को बताया गया कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड बंद कर दिया गया है और नए यूजर आईडी पासवर्ड लेने के लिए आपको अपने जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में एक आवेदन देना होगा। वहां से आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा और उसके बाद आप अपने स्कूल के बच्चों को फॉर्म को वेरीफाई कर पाएंगे। अब दिक्कत ये हुई कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट को इसकी जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया और स्कूल कॉलेज को इसकी जानकारी दी। बहुत सारे स्कूल कॉलेज ने आवेदन दिया, लेकिन इतनी परेशानी थी, उस परेशानी को देखते हुए सब लोग ये कहने लगे कि भाई हम अभी जिला कल्याण में नहीं जाएंगे, वहाँ हमें परेशान किया जाता है, हरास किया जाता है। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूजर आईडी पासवर्ड नहीं लिए और जिसका नुकसान उन अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को हुआ जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। वो फॉर्म भरने के बाद भी छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर इस स्कीम का फायदा झारखंड के बच्चों को अगर सही तरीके से देना है तो इसको जमीन पे नाफिज करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो और डीएससी और डीएसओ को इसमें जोड़ा जाए ताकि जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उन बच्चों को उनका वजीफा उनको वक्त पे मिल जाए। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने स्कॉलरशिप को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इस बात का इआदा किया कि गुज़श्ता 6 सालों में 4 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बगैर बिचौलियों के रास्त तौर पर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। ये जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा पूछिए कि जिन पार्टी के गोद में ये बैठ करके अपनी सियासत करते हैं उन्होंने अपने शासनकाल में कितनी स्कॉलरशिप दी, कितना अल्पसंख्यकों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट किया। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने 6 सालों में 4 करोड़ से ज़्यादा दी स्कॉलरशिप और इस बार भी हम लगातार दे रहे हैं। ये ज़रा बताएं अपना हिसाब किताब, वो भी हमने दिया है कि हमने इन 6 सालों में कितनी स्कॉलरशिप दी और उस 2014 से पहले कितनी मिली थी। इस पर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के बजाय कहानी किससे गढ़ रहे हैं कि साहब इतनी देनी चाहिए, इतनी दे, जितनी तुम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा दी है हमने। हम पूरी तरह से मजबूती के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई इसमें बेईमानी नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। ये सीधे डीबीटी मोड में सीधे बच्चों के खातों में स्कॉलरशिप जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास गई और उसके बाद वहाँ से वहाँ पहुँच रही है। इसलिए जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं उनको कम से कम जो है वो थोड़ा सा इतिहास और भूगोल समझ लेना चाहिए। जिस दिन ये इतिहास भूगोल समझ लेंगे उस दिन उनको जो है वो चेहरे पे अपनी शर्मिंदगी दिखाई। एनआईए के जरिए बंगाल के मुर्शिदाबाद में अलकायदा से राब्ते के इल्ज़ाम में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में मदरसा असातिज़ा को हिरासा किए जाने का मामला सामने आया। कोलकाता के गेस्ट हाउस में मदरसा असातिज़ा के क़याम के लिए कमरे नहीं दिए जाने के मामले पर रियासत भर के मदरसा असातिज़ा में नाराज़गी देखी जा रही है। असातिज़ा ने हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया। इसको लेकर मगरबी बंगाल के मालदा ज़िले के मुख्तलिफ मदारिस के 10 हेड मास्टर्स पर मुश्तमिल असातिज़ा का एक ग्रुप मदारिस के दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक में महकमे तालीम के हेडक्वार्टर विकास भवन पहुंचा था। क्योंकि मालदा कोलकाता से काफ़ी दूर है, इसीलिए असातिज़ा ने गेस्ट हाउस में क़याम के लिए बुकिंग कराई थी। मालदा से शहर पहुंचने के बाद गेस्ट हाउस गए मदरसा असातिज़ा को कमरे की चाबियां भी दी गई, लेकिन 3 घंटे बाद उन्हें गेस्ट हाउस खाली करने को कहा गया। उन्हें पहले तो दूसरी इमारत में शिफ्ट कराने का बहाना कर कमरा खाली कराया गया, लेकिन बाद में उन्हें कहीं भी कमरा नहीं दिया गया। गेस्ट हाउस के जिम्मेदारों के मुताबिक मदरसा असातिज़ा को देखकर मकामी लोगों ने एतराज़ जताया था, जिसकी वजह से हम उन्हें कमरा देने से कासिर हैं। महकमे तालीम ने इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। बारिश की वजह से और नींद की वजह से फिर 1 घंटा बैठने के बाद बैठाया हम लोग को वेटिंग में। फिर भी वहाँ से इन्फॉर्म देता है जो आप लोग को यहाँ भी नहीं मिलेगा रूम। तो हम लोग सोचा क्या करेंगे, अभी इतना बारिश में कहाँ जाएंगे।
तो मैनेजर बोलता है हम लोगों को, जब भैया आप लोगों की मर्जी, क्या करना है, कहाँ जाना है, आप लोगों की मर्जी। সম্প্রদায় দিয়ে কোনো উন্নয়নের বিচার করা হয় না, অথচ সেখানে আজ ঘটে গেল এক ভয়ানক ঘটনা, যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা বাংলার সমস্ত মানুষ লজ্জিত, যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ আজ দারুণভাবে ব্যথিত। তাই আমরা সারা রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষকরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি, সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি শুধু ওই গেস্ট। साबिक़ रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन में जम होने के वाक़े को 17 सितंबर को हैदराबाद कर्नाटक में सरकारी सतह पर यौम निजात के तौर पर मनाया जाता है। हैदराबाद कर्नाटक के 5 अजला में इस दिन परचम कुशाई की जाती है। मुस्लिम तंजीमें और जमातें इसकी रोज़े अव्वल से ही मुखालफत कर रही हैं। हर साल हुकूमत को इस ज़िम्न में मेमोरेंडम भी दिया जाता है। इसके बावजूद हुकूमतों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सुक़ूत हैदराबाद और इस दौरान रोनुमा हुए खुरेज़ वाक़यात पर रोशनी डालने के लिए गुलबर्गा में मुस्लिम लीग ने एक नशिस्त का इनेकाद किया, जिसमें तारीख़दां अज़हर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। सितंबर को हमारे हुजूर निज़ाम जो थे मीर उस्मान अली खां, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो मरकज़ी सरकार है उसके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और जो भी उसका आगे का जो उसका जो एक क्या बोलते राय अमल बनेंगी उस पर हम बात करेंगे। फिर 18 सितंबर को एलद्रूस जो थे उन्होंने आर्म सरेंडर किया था, उन्होंने हथियार जनरल चौधरी को सौंप दिए थे। तो इस तरह का है 17-18 पे ये है। उसके बाद भी हुजूर निज़ाम की जो एक तरह से उनका जो काम है या उनका जो पोस्ट है वो बरकरार रहा एज ए हेड ऑफ द स्टेट। और ये हमको ये बिल्कुल हमको मालूम होता है कि किस तरह 1950 में 26 जनवरी को क्या है जी हैदराबाद स्टेट क्या है इंडियन यूनियन में शामिल। सीधी बात यही है कि जिन लोगों को शहीद किया गया उनको आज उनके क़त्लेआम पर सरकारी जश्न मनाया जा रहा है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। और फिर जिस तरह का ये पुलिस एक्शन किया गया तो इसको पुलिस एक्शन नहीं कहना चाहिए, मिलिट्री एक्शन कहना चाहिए। और अगर हैदराबाद रियासत को हिंद यूनियन में ज़म करना था तो स्टेट के ख़िलाफ़ फ़ौज का हमला होना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 13 सितंबर से 15 सितंबर के दौरान एक मास किलिंग हुई। आज मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन वो 17 सितंबर में 13 सितंबर से 17 सितंबर तक मास किलिंग हुई और शहरियों का क़त्लेआम किया गया। होना तो ये चाहिए था कि जो निज़ाम की फ़ौज थी उससे मुकाबला होना चाहिए था, बजाय उसके यहाँ शहरियों का क़त्लेआम। इसका क्या जवाज़ है ये हम जानना चाहते हैं। कर्नाटक में अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का मामला सामने आया। मुल्क के बड़े बल्दियाती इदारों में शुमार किए जाने वाले पुरोहित बेंगलुरु महानगर पालिका की रिजर्वेशन फहरिस्त में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को दीगर तबकों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। पेश एक रिपोर्ट। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, जिसे बीबीएमपी के तौर पर जाना जाता है, अब यहाँ से नाइंसाफी की गूंज सुनाई दे रही है। 198 वार्डों पर मुश्तमिल इस महानगर पालिका के वार्ड रिजर्वेशन फहरिस्त जारी की है। न्यूज़ 18 उर्दू ने बापूजी नगर वार्ड का जायजा लिया। बापूजी नगर में कुल 50,000 वोटर्स हैं। उनमें से 26,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और सिर्फ 2,500 दलित वोटर्स हैं। लेकिन इस वार्ड को दलित तबके के लिए रिजर्व कर दिया गया है। बापूजी नगर वार्ड के कॉर्पोरेटर रहे अजमल बेग ने कहा कि मुसलमान दलितों के हरगिज खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दलित आबादी वाले इलाकों में दलित रिजर्वेशन दिया जाए। इस तरह के वार्डों को जनरल बनाया जाए ताकि सभी जातों और तबकों के साथ इंसाफ हो सके।
देखिए, जिस जगह दलित लोग हैं वहाँ पे रिजर्वेशन करना था इन लोगों को। वहाँ पे इन लोगों ने जनरल लेडी बनाया है, जनरल बना दिया है। यहाँ पे जबकि जनरल है, यहाँ पे 25,000 26,000 की मुस्लिम पॉपुलेशन है और दूसरी पॉपुलेशन जो सारी कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन 24,000 है। सिर्फ SC आके सिर्फ 2,486 वोट्स हैं। इन्होंने जानबूझकर जो है ये बहुत बड़ी साजिश। मध्य प्रदेश महकमे आला तालीम के जरिए ये कुम अक्टूबर से UG और PG के लिए शुरू की जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस में उर्दू और फारसी को शामिल नहीं किए जाने पर उर्दू तलबा और मुहिबान उर्दू ने अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उर्दू तलबा ने महकमे आला तालीम के फैसले को जहां उर्दू से अदम तवज्जुही का नतीजा करार दिया, वहीं मुहिबान उर्दू कमेटी ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर बराए आला तालीम से मुलाकात करके उर्दू तलबा को उनका हक देने और मुताल्लिकीन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। पूरे मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने उर्दू तलबा और मुहिबान उर्दू कमेटी के अरकान से खास बातचीत की। देश में उर्दू के साथ इम्तियाजी सलूक किए जाने का मामला ये पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो उर्दू असातिज़ा की तकर्री का मामला है, नई एजुकेशन पॉलिसी में उर्दू को शामिल करने का मामला, उर्दू की किताबों के दम दस्ताबी का मामला, तो ये तो पहले से ही था। अब जो है 1 अक्टूबर से जो नई क्लासेस शुरू करने का मामला आया है, ऑनलाइन टीचिंग का मामला, वहाँ पर भी उर्दू और फारसी को शामिल नहीं किया गया। हमारे साथ स्टूडेंट के साथ साथ मुहिबान उर्दू कमेटी के लोग मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह का जो फैसला हुकूमत ने निकाला है इसे आप कैसे देखते हैं? यह फैसला काफ़ी गलत है, क्योंकि काफ़ी बच्चे और हैं जो कि उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, और देखा जाए तो जिस तरह से उर्दू को सारी भाषाओं के साथ अलग किया गया है वह काफ़ी गलत और सही फैसला नहीं है। इस पर अगर आपको विचार करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए भोपाल के अंदर हम मौजूद हैं, भोपाल में ही हम रहने वाले हैं। यहाँ के जब हम कॉलेज में एडमिशन रहते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं हम ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ काफ़ी लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। अब UG और PG की जिस तरह से ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट होने वाली है तो हम उनसे वंचित कहीं ना कहीं हो रहे हैं। इस पर सरकार का नज़रिया नहीं है। आपने कहा महरूम हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपको आपके हक से महरूम किया जा रहा है? जी बिल्कुल महरूम किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो माहौल देखने में आ रहा है कहीं ना कहीं, जैसे नई शिक्षा नीति से उर्दू को हटा देना, फिर उर्दू तहजीब के जो नाम रखे गए हैं उनको हटा देना, उर्दू के नाम बदल देना। इसी तरीके से हमारे ताल्लुक़ उर्दू से, मैं खुद उर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी ज़बान बड़ी मीठी है, उर्दू को मीठी ज़बान से कहते हैं, लेकिन इसे हटा देना। और जो हमारी क्लास होने वाली है, हमने PG में एडमिशन लिया है, मैंने BA के अंदर, अब BA में MA से उर्दू के लिए ली, अब MA में उर्दू करूँगा और उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी तो मैं तो अपनी भाषा से दूर हो जाऊँगा, अपनी लैंग्वेज से दूर हो जाऊँगा, कि हम अपनी भाषा से, अपनी तहजीब से दूर हो जाएंगे। यहाँ आइए जानते हो सिकंदर, आपको क्या लगता है हुकूमतों के जरिए जो है ये ऐसे ही गैर इरादतन हो गया है, त्रुटि हो गई है, या जानबूझ के किया गया है? ये सब जानबूझकर हो रहा है। अगर भूल करके होता तो एक आध बार होता, लेकिन ये बार बार ऐसा हो रहा है। तो कोविड-19 वबा ने हिंदुस्तान में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों की ज़िंदगी को भी काफ़ी मुतासर किया है। अनलॉक के बाद ये मैकेनिक अब अपने काम पर वापस आ रहे हैं। इन्हें अब हमारी मदद की ज़रूरत है, जिससे ये अपने मुस्तकबिल को फिर से बेहतर बना सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसे प्रोटेक्ट इंडियाज़ इंजन का नाम दिया गया है। इस कैंपेन को अपनी हिमायत देने के लिए मिस्ड कॉल दें 7574003002 पर, या लॉगिन करें www.protectindiasengine.com पर। प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात के बाद डॉक्टर कफील खान एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। डॉक्टर कफील खान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वो कोरोना वॉरियर की तरह काम करना चाहते हैं। अभी मुल्क को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सियासी सफ़र के बारे में अभी सोचा नहीं है। डॉक्टर कफील खान कांग्रेस में सियासी पारी खेलने के लिए भी तैयार है क्या? इस तरह की भी कोई परिस्थिति हम देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव जो है वो नजदीक है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में है, अभी बहुत दूरियां हैं। और जब मैं जेल से बाहर निकला था तो मुझे पता भी नहीं था कि प्रियंका जी जो है मेरी फैमिली से बात कर चुकी हैं। और आपको अगर विजुअल याद होगा तो आपने देखा होगा कि मेरे घर वाले, मेरे भाई मुझे कार में ढकेल भी रहे थे कि बोलो मत अब जो है। हालांकि मैं पब्लिक से बात करना, मतलब जो मीडिया पर्सन से बात करना चाहता था और उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता था लोगों का कि जो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और दूसरे जो है
जो कुछ जेल में हुआ, जिस तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित करने के, मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, वो आवाज़ भी उठाना चाहता था। बहरहाल जो है मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये बात सही है कि वो लोग वहाँ पे थे और उन्होंने ही स्कॉट किया हम लोग को भरतपुर तक, और यहाँ पे ही जो है कांग्रेस की पूरी मदद मिली है। पर आपको बता दूं कि मुझे जो सपोर्ट मिला है एक्चुअली, अब मैं इन 7 महीनों में की बात छोड़िए, पिछले 3 सालों में अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, मतलब अखिलेश यादव जी से भी मदद मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चाहे CPI हो चाहे CPM हो, उनसे भी मदद मिली है, वही शरद पवार जी NCP हैं, उनसे मदद मिली है, और बामसेफ एक बड़ा संगठन है दलितों का, उससे भी मदद मिलती रही है। आपको अगर याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने 3 ही कैंडिडेट के लिए प्रचार किया था। कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, आतिशी जो आम आदमी पार्टी से थी, और शशि थरूर जी जो कांग्रेस के थे। तो मैं तो उन लोगों के लिए जो कि मुझे लगा कि जो लोकसभा में जाके देश की आवाज़ को उठा सकते हैं, के साथ हैं। तो कांग्रेस के थोड़ा करीब तो हूँ, पर नॉट ज्वाइनिंग। औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर की मांग फिर तेज हो रही है। मुस्लिम यूथ फोरम और उनकी माविनीन तंजीमों ने इस सिलसिले में पेशकदमी कर दी है। मुस्लिम यूथ फोरम का कहना है कि नेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा रीजन का ख्वाब है। इस ताल्लुक से काफ़ी कुछ काम हो चुका है, लेकिन सियासी मफाद परस्ती और एजुकेशन माफिया की साठगांठ की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। वाज़ेह इस ताल्लुक से खुल्दाबाद के सोली भंजन कस्बे में 350 एकड़ ज़मीन की निशानदही भी हो चुकी है। इसके बावजूद पिछले 10 साल से AMU सब सेंटर का मामला इल्तिवा में पड़ा हुआ है। तलबा तंजीमों का कहना है कि वो इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर ही दम लेंगे। स्टेट थी जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सब ब्रांच को परमिशन मिली थी, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल शामिल है, जहाँ पर तीनों जगह पर जो है सब सेंटर शुरू हो चुके हैं और वहाँ पे तालीम जारी हो सारी है, सिवाय महाराष्ट्र औरंगाबाद के। तो हमने आज ये डिमांड की है कि जो सब सेंटर औरंगाबाद में सूली भंजन पर सेक्शन हुआ था, जगह का तयन हुआ था, इस पर दोबारा जो है इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट से मराठा रिजर्वेशन मामले में रोक लगने के बाद से महाराष्ट्र में जगह जगह मराठा क्रांति मोर्चा के रजाकार एहतजाज कर रहे हैं। आज रियासत के भिवंडी शहर में भी लॉकडाउन व कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मराठा समाज क्रांति मोर्चा के कारकुनान ने एक मोर्चा निकाला और प्रांत अफसर को एक मेमोरेंडम सौंपा और जल्द से जल्द मराठा रिजर्वेशन बहाल करने की अपील की। भिवंडी के धावनकर इलाके में इमारत मुनहदिम हुए 28 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी राहत रसानी का काम जारी है। मलबे से अब भी इंसानी जानें निकल रही हैं। अब तक मलबे के नीचे से 25 जख्मियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में 23 अफराद हलाक हुए हैं। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की हैसियत से कांग्रेस पार्टी के रोहनी एवंकर, जबकि नायब मेयर की हैसियत से कांग्रेस पार्टी के मसूद अहमद खान का इंतखाब अमल में आया। मेयर और नायब मेयर के इंतखाब में कांग्रेस के इन दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार मुकाबले में नहीं था, जिसकी वजह से बिला मुकाबला ये इंतखाब अमल में आया। बीड़ जिले के धारवाड़ में 2 मुस्लिम नौजवानों पर कुछ शरपसंदों ने हमला कर दिया था। इस मॉब लिंचिंग की रियासत भर में मजम्मत की जा रही है। अमरावती में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से भी इस मामले की मजम्मत की गई। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम के जरिए मुस्लिम लीग ने मुतालबा किया कि 16 सितंबर की रात बीड़ जिले के धारवाड़ में 2 मुस्लिम नौजवानों पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नांदेड़ में पिछले 1 महीने से जोरदार मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। नांदेड़ के अलावा मराठवाड़ा के कई अजला में भी अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी में सैलाबी हालात बनने लगे हैं। बारिश की वजह से खेती का बहुत नुकसान हुआ है। खासतौर पर बारिश के पानी की वजह से सोयाबीन, कपास, उड़द वगैरह फसलें तबाह हो गई हैं।
क्या कोई एक वीडियो आपको रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है? जी हाँ, सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद में मुकीम म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाटे के साथ हुआ। उनके एक वीडियो ने उन्हें स्टार बना दिया। यशराज के मुताबिक उन्होंने टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया की स्टार को कोकिला बैंड के डायलॉग पर एक मज़ाहिया रैप बनाया। कोकिला बैंड पर बनी यशराज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनकी वीडियोस को मरकजी वजीर स्मृति ईरानी समेत अनुराग कश्यप, वरुण धवन, बॉलीवुड के राजकुमार जैसे अदाकारों ने भी पसंद किया। यशराज की वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। इंस्टाग्राम पर शेयर की जाने वाली वीडियो को 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। काबिल जिक्र बात है कि खुद कोकिला बैंड ने इस वीडियो पर यशराज को मुबारकबाद पेश की। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।